माननीय श्री राघव चड्ढा। सर अक्सर देखा जाता है कि जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करती हैं, कृपया तो चेयर पे बैठ कर ना बोले सर। अक्सर प्लीज। अगर समय देंगे तो हम बगैर पेपर देख के बोलेंगे, मगर समय नहीं होगा तो पेपर पढ़ना पड़ेगा सर। आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, समय आवंटित होता है पार्टी दलों के द्वारा बीएससी मीटिंग में, ये चेयर नहीं करता, आप जरूर जानती होंगी। प्लीज राघव चड्ढा जी प्लीज। सर अक्सर देखा जाता है जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो रूलिंग कोalition के जो एमपीज हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं, वो सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी इस बजट से। और विपक्ष में जो बैठे हैं वो अक्सर निंदा करते हैं, कहते हैं किसान की कमर तोड़ दी, बहुत महंगाई हो गई, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। लेकिन मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. 4 good things that I found in this budget, 4 bad things that I found in this budget, and 4 innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर, जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज जीरो था, तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया, और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors. दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जाए। सर मेरा दूसरा जो मैं सरकार के बजट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये है कि कैपेक्स के जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन होता है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई। जहां वित्तीय वर्ष 18-19 में मात्र 3 लाख करोड़ कैपेक्स था, वो इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ तक पहुंचा है, विच इज 4.4% ऑफ द जीडीपी, विच इज अ गुड स्टेप। इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड इट विल प्रायोरिटाइज एसेट क्रिएशन। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को 5 साल में क्या कैपेक्स, वो कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करने जा रही है, उसका एक ब्यौरा देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इस कैपेक्स के खर्चे को मैच कर सके। सो थर्ड थिंग व्हिच वी फाउंड इन द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज दैट देयर वाज अ रिलेटिव रिस्ट्रेंट इन मेकिंग बजटरी अनाउंसमेंट्स फॉर इलेक्शन बाउंड स्टेट्स। अक्सर वित्त मंत्री का भाषण सुन के आप बता सकते हैं कि कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। इस स्पीच में उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया, जिसे मैं एक्नॉलेज करता हूं। और आखिरी अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई वो ये था कि एनआरआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट में एनहांसमेंट हुई। लेकिन मैं बता दूं कि जब एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस देश के बाजार से पैसा निकाल लिया और पिछले एक वित्तीय वर्ष में 23 बिलियन निकाला, तब जाकर सरकार जागी और सरकार ने एनआरआईज के लिए इक्विटी मार्केट का दरवाजा खोलकर उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स 32 मिलियन एनआरआई इन्वेस्टर्स को अब भारतीय बाजार में पैसा डालने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल कर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। सर नाउ आई कम टू द बैड पार्ट ऑफ द बजट। फर्स्ट थिंग इज द डेट टू जीडीपी क्राइसिस। सरकार ने और डेट लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए इस बजट में फॉर्मूला ही बदल दिया। पहले सरकार डेट जब लेती थी तो ओल्ड एफआरबीएम रूल्स के तहत 3% ऑफ जीडीपी तक का फ्रेश डेट लेती थी। इस बजट में सरकार ने उस फॉर्मूले को बदलकर कहा कि टोटल सरकार का डेट जीडीपी का 50% होगा और उस सीमा में हम डेट लेंगे। यानी कि दे वांट टू प्ले ऑन द डिनोमिनेटर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक साल बजट अगर हमारा जीडीपी 12% से ग्रो करता है
तो उस साल सरकार खूब सारा डेट लेके सरकार पे कर्जा लाद सकती है, जो कि फिस्कल डेफिसिट 4.5, 6.5, 5% तक भी पहुंच सकता है। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज सरकार कहती है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 56% है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं जिसे सरकार डेट में दिखाती ही नहीं है, जैसे कि एफसीआई बॉन्ड्स, ओएमसी बॉन्ड्स, फर्टिलाइजर, एनएचएआई, एनएफएसएस, यानी कि तमाम तरीके के ऐसे कर्जे हैं सरकार के ऊपर जो सरकार अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाती है। सर, मैं सरकार को आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश का कर्जा और कैसे ना बढ़े इस पर काम करें, ना कि और कर्जा लेने के लिए हम जीडीपी और डेट टू जीडीपी के फॉर्मूले के रेशियोज बदलकर और पैसा कर्जे पे ब्याज पर लेने का प्रयास करें। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री, द पर्सनल इनकम टैक्स collection was more than the corporate income tax collection, यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर, फोर्थ प्रॉब्लम इन दिस बजट दैट आई फाउंड वाज द बजटरी एलोकेशन टू हेल्थ, व्हिच इज लो एंड व्हिच सर्टेनली नीड्स अ रीलुक। सर, आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ should be 2.5% of GDP। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। सर, द रियलिटी इज दैट कोविड मेड अस रियलाइज एंड इट वाज अ वेक अप कॉल फॉर इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई वांट टू आस्क द हाउस टुडे, आर वी प्रिपेयर्ड, गॉड फॉरबिड, इफ देयर वर टू बी अनदर पैंडेमिक और अनदर बिग sort of raging pandemic in this country, and the answer to that is no। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। सबको
नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। सर मेरे 4 सुझाव जो आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री को देना चाहूंगा। पहला सुझाव है, पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री लेजर बनाइए। पहले 10 मेजर राज्यों शहरों से शुरू करिए, महानगरों से और टियर 2 सिटीज से, जिस लेजर में, जिस ब्लॉकचेन लेजर में हर रिकॉर्ड, हर सेल, हर म्यूटेशन, हर इनहेरिटेंस को एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक में डाला जाएगा, जो एक ब्लॉकचेन लेजर होगा, जो टाइम स्टैम्प्ड होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा और रियल टाइम प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आप उससे कर सकेंगे, जिसके चलते इंस्टेंट टाइटल वेरिफिकेशन होगा। आज सर हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है उसमें अटर कियोस है। कियोस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या क्या चल रहा है, जिसके चलते आज 66% ऑफ इंडिया सिविल डिस्प्यूट्स आर लैंड डिस्प्यूट्स। 45% of properties lack clear title in India. India ranks 133 out of 190 in property registration efficiency. 48% of our properties are under dispute and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में, उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी क्योंकि वे और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्लॉकचेन वेरीफाइड टाइटल मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सर दुनिया के कई देशों ने इसे लागू कर दिया है। स्वीडन में यह लागू है, जहां पर एक दिन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 2% है। जॉर्जिया में है, जहां 3 दिन में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट रेट 1% है। और यूएई में है, जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, वहां डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे। और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं और 48% डिस्प्यूट रेट है। सर मेरा दूसरा सुझाव है, इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में हमने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरीड क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई थी, जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ द आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, गिग वर्कर्स, सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। और सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी, विच इज 45% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों में यह पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिंटो मेथड यूज होता है, जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक दी जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है, जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज वेयर 85% ऑफ आवर फॉर्मल वर्कफोर्स हैज जीरो स्टैट्यूटरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी आर एट द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन एंड आवर ओन नेगोशिएशन पावर टू रेज आवर सैलरीज। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा थर्ड सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को रहेगा कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंडिंग सेंटर दे, यानी कि हर 1 रुपया जो राज्य की सरकार कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एसेट क्रिएशन पे खर्च करती है, उसकी मैचिंग ग्रांट 1 रुपया केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज अ ग्रांट। आज स्टेट कैपेक्स में 2 बॉटलनेक्स है। पहला बॉटलनेक है बोरोइंग कैप, यानी कि कोई भी राज्य अपने स्टेट जीडीपी से 3% से ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं ले सकता, वो कैपेक्स पे नहीं खर्च करता, वो तमाम तरीके के ऑपरेशनल खर्चे करता है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देती भी है राज्यों को कैपेक्स के लिए, वो लोन की सूरत में देती है और कंडीशनल लोन की किस एसेट पे कितना खर्च होगा, एक कंडीशनल लोन दिया जाता है। मेरा सुझाव है दैट रिप्लेस दिस लोन विद कंडीशंस गिवन बाय द सेंटर टू ग्रांट विद ट्रस्ट
ग्रांट बेस्ड ऑन ट्रस्ट बाय द सेंटर। सर, सेंटर को आने वाले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित करना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज दीज कैपेक्स ग्रांट्स, ताकि राज्यों में सड़कें बने, इरिगेशन नेटवर्क बने, लोकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट क्रिएशन, एसेट फॉर्मेशन किया जाए। एज नॉट एज लोन, नॉट ऑन इंटरेस्ट, नॉट विद प्रिंसिपल एंड विद नो कंडीशनैलिटी। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो स्टेट की बैलेंस शीट में दिस ग्रांट विल नॉट सिट एज डेट, स्टेट की बैलेंस शीट सुंदर होगी, बेहतर होगी। दूसरा, खुलकर राज्य कैपेक्स पर खर्च कर पाएंगे। थर्ड, इट विल बी अ हाई ग्रोथ एंड अ हाई जॉब क्रिएटर, ये ग्रोथ मल्टीप्लायर और जॉब क्रिएटर के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर 1 रुपया जो आप कैपेक्स पे खर्च करते हैं उससे भारत का जीडीपी 2 से 3 रुपए बढ़ता है इन अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा और साथ ही साथ स्टेट्स विल बिकम बिल्डर्स एंड नॉट बोरोअर्स इन द आईज ऑफ द सेंटर। सर, मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। VDS जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इन्हें एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है, AML कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 4.8 लाख करोड़ ट्रेड इन दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैज मूव्ड ऑफशोर। भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं। सेकेंड थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट 73% ऑफ इंडियाज क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore, and as a result जो देश, भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेविली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स these virtual digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are illegal। मेरा सुझाव है कि इसे heavily regulate करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, AML गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत करिए, लेकिन prohibition is not protection, regulation is protection। Thank you so much, sir। थैंक यू, धन्यवाद माननीय राघव चड्ढा जी।